दोस्तों, ये 1295 की बात है। इटली के शहर वेनिस की बंदरगाह पर एक बहरी जहाज से 3 आदमी उतरते हैं। वो 24 साल के बाद अपने वतन वापस लौटे हैं, मगर कोई भी उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। देखने में वो बहुत ही अजीब लगते हैं। उन्होंने रेशम के फटे पुराने चीनी लिबास पहन रखे हैं। कहा गया है कि उनका बोलने का ढंग चीन के लोगों से बिल्कुल मिलता जुलता था और वो वेनिस की जबान को तो तकरीबन भूल ही चुके थे। ये 3 मुसाफिर मार्को पोलो, उसके वालिद और उसके चचा थे। मार्को पोलो ने एक सफरनामा लिखा जो उस जमाने के लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था। मार्को के सफरनामे में ऐसी अनजानी तहजीबों के बारे में बताया गया है जो बहुत अमीर होने के अलावा ऐसा तिजारती माल भी रखती थीं जिसकी तलाश में उस वक्त के मगरबी कारोबारी लोग थे। इस सफरनामे का लोगों पर बहुत असर पड़ा। मार्को की वापसी के 25 साल के अंदर अंदर उसके सफरनामे का तर्जुमा 4 जबानों में हो चुका था। यह सफरनामा उस जमाने की एक बेमिसाल किताब थी। 200 साल तक मार्को के सफरनामे की नकल हाथ से उतारी गई। फिर 1477 से उसे बहुत सी जबानों में शाये किया जाने लगा। कहा जाता है कि मार्को पोलो मगरिब से लेकर चीन तक शाहराहे रेशम पर सफर करने वाला सबसे मशहूर मुसाफिर था। मार्को ने यह सफर क्यों तय किया और उसने जो कुछ देखने का दावा किया था, क्या हम उस पर वाकई यकीन कर सकते हैं? डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, 13वीं सदी में वेनिस के बहुत से ताजिर जो शहर कुस्तुनतुनिया में, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, आबाद हो गए थे और बहुत अमीर बन गए थे। इनमें मार्को के वालिद निकोलो और चचा माफियो भी शामिल थे। सन 1260 में इन दोनों ने अपनी जायदाद बेचकर रकम को जेवरात में लगा दिया। फिर उन्होंने मंगोली सल्तनत के मगरबी सूबे तक सफर किया और उसके दारुल हुकूमत सराई में आबाद हो गए। वहां निकोलो और माफियो बहुत कामयाब रहे और उनकी दौलत दोगुनी हो गई। जंग की वजह से वो सीधे रास्ते कुस्तुनतुनिया वापस नहीं लौट सके, इसलिए उन्हें मशरिक की जानिब जाना पड़ा। शायद उन्होंने ये सफर घोड़ों पर तय किया होगा। सफर करते करते वो बुखारा, आज के उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। जंग की वजह से निकोलो और माफियो को बुखारा में 3 साल तक कयाम करना पड़ा। फिर उनकी मुलाकात कुछ मुसाफिरों से हुई जो चीन के शहंशाह कुबलाई खान को मिलने जा रहे थे। इस शहंशाह की सल्तनत कोरिया से लेकर पोलैंड तक फैली हुई थी। इन मुसाफिरों ने निकोलो और माफियो को अपने साथ जाने की दावत दी क्योंकि कुबलाई खान को मगरबी लोगों से मिलने की आरजू थी। निकोलो और माफियो उनके साथ चल दिए और 1 साल के बाद वो आखिरकार शहंशाह कुबलाई खान के दरबार पहुंच गए। कुबलाई खान ने इन 2 भाइयों का खैर मकदम किया और उनसे मगरिब के मुतालिक बहुत से सवालात किए। शहंशाह ने निकोलो और माफियो को एक सोने की तख्ती भी दी ताकि उन्हें वेनिस वापस जाने में कोई दुश्वारी ना हो। फिर उसने निकोलो और माफियो को पोप के लिए एक खत दिया जिसमें उसने पोप से ये दरखास्त की कि हमारे लिए कम अज कम 100 दानिशमंद आदमी भेजिए जो हमारी रियाया को यूरोप के उलूम और फन सिखाएं और यसु मसीह की तालीम भी दें। इस दौरान वेनिस में मार्को पैदा हुआ। मार्को 15 साल का था जब 1269 में वो पहली बार अपने वालिद से मिला। यूरोप पहुंचने पर निकोलो और माफियो को पता चला कि पोप कुछ अरसा पहले ही वफात पा चुका था। उसकी जगह दूसरे पोप को मुकर्रर करने में 3 साल लग गए। निकोलो और माफियो ने नए पोप के मुकर्रर होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि 1271 में वो शहंशाह कुबलाई खान से मिलने के लिए चल दिए। इस बार 17 साला मार्को पोलो उनके साथ था। फलस्तीन के शहर अकरा में इन तीनों की मुलाकात विस्कोनिती नामी एक पादरी से हुई जो सियासतदान भी था। विस्कोनिती ने उनके हाथ कुबलाई खान को एक खत भेजा जिसमें उसने बताया कि वो तीनों 100 दानिशमंद आदमियों को अपने साथ
क्यों नहीं ला सके। इसकी वजह उसने यूं बताई कि वो अभी तक नए पोप के मुकर्रर किए जाने के इंतजार में हैं। जब वो तीनों तुर्की के इलाके में पहुंचे तो उन्हें इत्तला मिली कि वस्कोनती को पोप मुकर्रर कर दिया गया है, लिहाजा वो वस्कोनती से मिलने के लिए वापस अकरा गए। नए पोप ने उन तीनों के साथ 100 के बजाय सिर्फ 2 पादरी भेजे, जिन्हें पादरी और बिशप मुकर्रर करने का इख्तियार भी था। पोप ने इन पादरियों के हाथ कुबलाए खान के लिए तोहफे भी भेजे। ये टोली अपने सफर पर चल दी, लेकिन हर तरफ जंग हो रही थी, इसलिए दोनों पादरी डर के मारे वापस लौट गए, जबकि मार्को और उसके वालिद और चचा ने अपना सफर जारी रखा। तीनों मुसाफिर तुर्की और ईरान से सफर करते हुए खलीज फारस तक पहुंचे, जहां से वो बाकी का सफर बहरी जहाज से करना चाहते थे। लेकिन बंदरगाह पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तमाम जहाज किसी काम के नहीं। वो लकड़ी और रस्सियों के बने हुए लंबा सफर तय करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुश्की पर अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। वो शिमाल मशरिक की तरफ चल पड़े, जहां उन्हें अफगानिस्तान के रेगिस्तान और कोहे पामीर के चटियल पहाड़ों और हरी चरागाहों से गुजरना पड़ा। चलते चलते वो काशगर से तारीम के मैदान और फिर सहराए गोबी से गुजरे। इस सफर के दौरान उन्हें तरह तरह के खराब मौसम का सामना करना पड़ा और मार्को को एक अनजानी बीमारी से भी निमटना पड़ा। 3 साल मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार वो कंबालिक, आज के बीजिंग, पहुंच गए। रास्ते में मार्को कई दिलचस्प जगहों से गुजरता और उन पर गौर करता रहा। वो आर्मीनिया के कोहे अरारात का जिक्र करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नूह की कश्ती वहां पर आकर रुकी थी। मार्को फारस में वो जगह देखता है जहां उन मजूसियों की कब्रें बताई जाती हैं जिन्होंने नन्हे यसू मसीह को तोहफे दिए थे। शिमाल की तरफ सफर करते हुए वो ऐसे मुल्कों से गुजरता है जहां सख्त सर्दी पड़ती है और जहां हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। मार्को मगरिब का वो पहला शख्स है जो अपनी किताब में पेट्रोलियम का जिक्र करता है। वो जाहिर करता है कि असबस्टस एक जानवर का ना जलने वाला ऊन नहीं है जैसा पहले समझा जाता था, बल्कि एक मादनी चीज है जो चीन में पाई जाती है। मार्को आगे बताता है कि चीन में एक ऐसा काला पत्थर मिलता है जिसे जलाया जा सकता है। ये इतनी कसरत से वहां दस्तयाब है कि लोग हर दिन गर्म पानी से नहाते हैं। वो जहां भी जाता वहां के लोगों की आराइश और खाने पीने की चीजों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखता। वो खास कर मंगोलिया के घोड़ों के खमीरी दूध का जिक्र करता है। इसके अलावा वो हर इलाके की मजहबी रसूमों, जादूगरी और तिजारती माल के बारे में भी लिखता है। कुबलाए खान की सल्तनत वो पहली जगह है जहां मार्को कागज का पैसा इस्तेमाल होते हुए देखता है। मार्को इन तमाम बातों के बारे में बताते हुए कभी अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार नहीं करता। वो बस यही बताता है कि उसने क्या देखा और क्या सुना। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कैसा महसूस किया होगा जब डाकुओं ने उसकी टोली पर हमला करके उसके कई साथियों को मार डाला और कुछ को कैद भी कर लिया। मार्को का दावा है कि वो 17 साल तक कुबलाए खान की मुलाजमत में रहा। इस अरसे के दौरान कुबलाए खान मार्को को चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने भेजता रहा। मार्को इन दौरों से वापस आकर इन इलाकों के हालात की तफसीली रिपोर्ट शहंशाह को पेश करता। मार्को ये दावा भी करता है कि उसने शहर यांगचो पर हुकूमत भी की है। मार्को के इन दावों पर काफी बहस हो चुकी है। क्या जो कुछ वो कहता है वाकई सच है? ये दुरुस्त है कि मंगोलिया के लोग हुक्मरानी करने के लिए गैरों को इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वो चीनी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन मार्को इतना पढ़ा लिखा नहीं था। क्या इस किस्म के शख्स को वाकई ऐसा मकाम हासिल हो सकता था? ये नामुमकिन लगता है। शायद उसने अपने ओहदे को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया था। हालांकि कई आलिम ये मानने को तैयार हैं कि मार्को किसी हद तक शहंशाह के नुमाइंदे के तौर पर काम करता था।
बहरहाल मार्को ने उस जमाने के मगरबी लोगों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। मार्को चीन की अजीबो गरीब रसूमात और बेशुमार दौलत के बारे में बताता है। क्या ऐसी भी तहजीबें थीं जो यूरोप से ज़्यादा अमीर थीं? मगरबी लोगों को ये नामुमकिन लगता था। शहंशाह कुबलाई खान के शाही महल के बारे में मार्को यूं कहता है कि दूसरे महलों की निस्बत ये महल बहुत ही शानदार है। ये बहुत बड़ा होने के साथ साथ निहायत कीमती सामान से बनाया गया है। ये इतना खूबसूरत है कि कोई इंसान इस महल के मुकाबले में दूसरा महल बना ही नहीं सकता। इस महल की दीवारें सोने और चांदी से ढांकी हुई थीं और उन पर तरह तरह के अजदहे, परिंदे, सिपाही और बुत तराशे हुए थे। उसकी छत सुर्ख, पीले, सब्ज और नीले रंग में चमकती थी। उसके बागात में हर किस्म के जानवर थे। क़ुरूने वुस्ता में यूरोप की बल खाती हुई सड़कों के मुकाबले में शहर कंबोलिक की सड़कें इतनी सीधी और चौड़ी थीं कि शहर की एक दीवार से दूसरी दीवार तक आसानी से देखा जा सकता था। मार्को बताता है कि दुनिया के किसी शहर की निस्बत इस शहर में बेशुमार कीमती और अनोखी चीजें लाई जाती थीं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब रेशम से लदी हुई कम अज कम 1000 बैलगाड़ियां शहर में दाखिल नहीं होती हों। वहां का दरियाए यांग तेजजू दुनिया के सबसे लंबे दरियाओं में से एक है। बहुत ही खूबसूरत था। मार्को का दावा था कि शहर संजू की बंदरगाह इतनी बड़ी थी कि उसमें कम से कम 15,000 बहरी जहाज बैक वक्त मौजूद थे। मार्को चीन की एक रस्म के बारे में बड़ी तफसील से बताता है, यानी मुर्दा बच्चों की शादी कराने की रस्म। अगर एक खानदान का बेटा जिसकी उम्र 4 साल से ऊपर थी मर जाता और एक दूसरे खानदान में उसी की उम्र की एक बेटी भी मर जाती, तो हो सकता था कि दोनों मुर्दा बच्चों के वालिद उनकी शादी कराने का फैसला करते और कागज के बने हुए नौकर, पैसे और घर का सामान जलाया जाता। वो मानते थे कि ऐसा करने से उनके बच्चे अगली दुनिया में इन सब चीजों के मालिक होंगे। मार्को मंगोलियों की फौजी महारत, हुकूमत करने के तरीकों और मजहबी रवादारी से बहुत मुतासिर हुआ। मंगोली लोग मुआशरती और मुआशी तौर पर भी बड़े कामयाब थे क्योंकि वो गरीबों और बीमारों के लिए इमदाद का इंतज़ाम करते थे। हर इलाके को आग लगने या फसाद पड़ने से महफूज रखने के लिए पहरे दिए जाते थे। गोदामों में अनाज ज़ख़ीरा किया जाता ताकि अगर सैलाब आए तो लोगों के लिए खाने का सामान दस्तयाब हो। वहाँ का डाक का निज़ाम इतना अच्छा था कि इसके ज़रिए जल्द से जल्द किसी से भी राब्ता हो सकता था। मार्को जानता था कि मंगोलियों ने जापान पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं कहता कि वो खुद भी जापान गया था। ताहम वो बताता है कि जापान में इतना सोना था कि वहाँ के शहंशाह के महल की पूरी छत सोने से बनी हुई थी। मार्को वो पहला मगरबी शख्स था जिसने 16वीं सदी से पहले जापान का जिक्र किया था। मार्को की किताब को सराहा गया, लेकिन उसका मजाक भी उड़ाया गया। आज के आलिम मार्को की किताब पर गौर करते हुए उसे शहंशाह कुबलाई खान की हुक्मरानी का एक बेमिसाल बयान करार देते हैं। मार्को ने रुस्ती चीलो नामी एक अदीब से अपना सफ़रनामा लिखवाया। उस वक्त वेनिस अपने हमसाया शहर जेनेवा के साथ जंग लड़ रहा था। कहा जाता है कि मार्को ने उस जंग में एक बहरी जहाज़ की कमान संभाली, लेकिन वो दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो गया। कैद में मार्को की मुलाकात रुस्ती चीलो से हुई, जिसने फ्रांसीसी और इतालवी ज़बानों में काफ़ी कहानियाँ लिखी थीं। मार्को की दास्तान सुनकर उसमें इसे दर्ज करने की ख्वाहिश पैदा हुई। जंग ख़त्म होने के बाद तकरीबन 1299 में मार्को को रिहा कर दिया गया। वेनिस वापस लौटकर उसने शादी कर ली और उसकी 3 बेटियां पैदा हुईं। सन 1324 में जब उसकी उम्र 69 साल थी तो मार्को अपने शहर वेनिस में इंतकाल कर गया।